Hello students, welcome to Legalite Academy. So in today's session, we will be discussing important CA updates of the month of August. तो अगस्त के जितने भी important legal updates हैं आज के सेशन में हम इसको clearly discuss करेंगे. So by starting our session, सबसे पहला आपने न्यूज में सबसे ज्यादा जो चीज देखी होगी that is राहुल गांधी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो राहुल गांधी की न्यूज बहुत ट्रेंड कर रही थी. उनका जो हाइड्रोजन बॉम्ब है इसकी काफी बार आपने न्यूज़पेपर्स में न्यूज देखी होगी. तो क्या है ये, इसके बैकग्राउंड में देखते हैं. सबसे पहले राहुल गांधी ने बोला है कि महादेवपुरा में जो भी जनरल इलेक्शंस हुए थे लास्ट ईयर, जो जनरल इलेक्शंस हुए थे वहां पर 1 लाख प्लस जो वोट्स हैं वो फेक है. तो राहुल गांधी कहते हैं, राहुल गांधी का क्लेम है कि बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे वोटर्स थे जिनकी सेम वोटर आईडी थी और उनकी जो मल्टीपल आईडीज हैं वो अभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर विजिबल है. इसके साथ इन्होंने बोला कि बहुत सारे ऐसे वोटर थे जिनकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सेम है, पोलिंग स्टेशन सेम है, एड्रेस सेम है, लेकिन इन सबका एक डिफरेंट एपिक नंबर है. तो ये सारी चीजें सेम है लेकिन डिफरेंट एपिक नंबर है. बहुत सारे लोग हैं जिनकी मल्टीपल आईडीज से ऐसी वोटिंग हुई है जो जिनकी आईडीज जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की साइट्स पर भी विजिबल है. तो ये क्लेम है राहुल गांधी का. इस क्लेम के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी मीटिंग के बाद ये बोलता है कि राहुल गांधी के जितने भी क्लेम्स है ये सारे क्लेम्स मिसलीडिंग है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये भी बोलता है कि अगर राहुल गांधी को लगता है कि उनके पास प्रूफ है, वो इसको प्रूव कर सकते हैं, तो वो ऑथेंटिक प्रूफ सबमिट करे. उसके साथ साथ वो एफिडेविट और डिक्लेरेशन भी सबमिट करे. तो उनके पास अगर प्रूफ है तो उनको एफिडेविट और डिक्लेरेशन सबमिट करना है और अगर वो ये नहीं कर पाए तो उनको पब्लिक अपॉलॉजी देनी पड़ेगी. अब इसके साथ साथ हमारे पास दो इंपॉर्टेंट रूल्स आते हैं. पहला रूल कहता है कि अगर रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स की बात करें तो राहुल गांधी को डिफॉल्ट वोटर लिस्ट सबमिट करनी पड़ेगी. जितने भी वोटर हैं, डिफॉल्ट वोटर्स हैं, उनकी सारी लिस्ट उनको सबमिट करनी पड़ेगी. जो आप कितने दिन के अंदर सबमिट कर सकते हो? 30 डेज के अंदर. इसके बाद हमारा जो ओरिजिनल लॉ है दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आपको 45 डेज दे रहा है. तो दो लॉज है हमारे पास. अगर कोई भी इलेक्शन होता है जिसमें आपको लगता है कि यहाँ पे कोई भी फ्रॉड हुआ है या इलेक्शन के दौरान कुछ भी गलत चीजें होती है तो यहाँ पे आप कोई भी एक्शन ले सकते हो. इस एक्शन के लिए दो लॉज है. फर्स्ट इज दिस वन जहाँ पे आपके पास एक टाइम पीरियड है 30 डेज का. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की अगर हम बात करें तो वहां पर आपके पास एक टोटल टाइम पीरियड है 45 डेज का. बट अगर हम एक्चुअल बात करें तो इन इलेक्शन को हुए 1 साल से ऊपर हो गया है. तो क्योंकि अगर हम राहुल गांधी के क्लेम्स को भी देखें तो बाय लॉ उन क्लेम्स को रेज करना आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर इज नियरली इम्पॉसिबल. क्योंकि लॉस कह रहे हैं या 30 डेज या 45 डेज, ऑलमोस्ट 1 साल के बाद आप क्लेम्स नहीं लेकर आ सकते. अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन का रिजल्ट आता है, क्या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन के आए गए रिजल्ट को ओवरटर्न कर सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन में जो रिजल्ट आया है इसको चेंज कर सकता है? सो इसमें आंसर है यस. सुप्रीम कोर्ट इलेक्शंस में आए हुए रिजल्ट को चेंज कर सकता है. किन रीजंस पे? तो इन सब रीजंस पे. अगर कोई फ्रॉड होता है, अगर लगता है कि लार्ज स्केल कोई फ्रॉड हुआ है, बूथ कैप्चरिंग हुई है, तो इन रीजंस के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन के आए हुए रिजल्ट्स को चेंज भी कर सकता है. जैसे रिसेंटली हरियाणा में ग्राम पंचायत के इलेक्शंस हुए थे, वहां पे ईवीएम की दोबारा काउंटिंग भी की गई और इसके बाद ग्राम पंचायत का जो रिजल्ट आया था सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिवर्स भी कर दिया. नेक्स्ट, तो दिस वाज द इम्पोर्टेंट लीगल अपडेट. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सो दिस वाज अ न्यूज़ फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त जो बहुत ज़्यादा फेमस हो रही थी, जो बहुत ज़्यादा पूरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे छाई हुई थी, बहुत कंट्रोवर्शियल थी. तो न्यूज़ थी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था ऑन स्ट्रीट डॉग्स. तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट छापी थी. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में ये था कि दिल्ली में बढ़ते हुए डॉग बाइट्स और दिल्ली में बढ़ते हुए रेबीज केसेस. तो जैसे ये रिपोर्ट आती है, इस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट लेता है सुओ मोटो कॉग्निजेंस. सुओ मोटो कॉग्निजेंस का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी ने कोई कंप्लेन नहीं फाइल करी, सुप्रीम कोर्ट में कोई जा नहीं रहा है, सुप्रीम कोर्ट खुद अपनी मर्जी से कॉग्निजेंस ले रहा है. तो सुओ मोटो का कॉग्निजेंस मतलब होता है इन इट्स ओन मोशन. तो जब कोर्ट अपने आप से किसी चीज को ट्राई करता है तो दिस इज सुओ मोटो.
तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस ली। इस कॉग्निजेंस के बाद दो जस्टिसेस, दैट इज जस्टिस जे.बी. पारदीवाला एज वेल एज जस्टिस आर महादेवन, इन दोनों ने एक ऑर्डर पास किया। ऑर्डर भी बहुत कंट्रोवर्शियल था। इन्होंने ऑर्डर में बोला कि दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं, चाहे वो वैक्सीनेटेड है या नहीं है, स्टेरिलाइज है या नहीं है, उन सबको वहां से रिमूव करके 8 हफ्तों के अंदर अंदर विद इन 8 वीक्स उन सारे डॉग्स को इस एरिया से रिमूव करके हम शेल्टर होम्स में डाल देंगे और वापस उनको रिलोकेट नहीं किया जाएगा। अब ये जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने वायलेट किया था इसमें एबीसी रूल्स को। तो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स हैं। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स ये बोलते हैं कि अगर आप किसी डॉग को उठाकर लेके जाते हो वैक्सीनेशन के लिए या स्टेरिलाइजेशन के लिए, तो आप उस डॉग को वापस उस लोकेशन पे छोड़ोगे। डॉग्स की रीलोकेशन अलाउड नहीं है। जहां से उसको पिकअप किया है वहीं पे उसके बाद आपको वापस से छोड़ना है। बट सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर था, ये एबीसी रूल्स के भी अगेंस्ट था। तो इसके बाद ये ऑर्डर जब पास हुआ तो एक और सुप्रीम कोर्ट ने जज बेंच बिठाई, जिसमें 3 जजेस बैठे थे, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता एज वेल एज जस्टिस एनवी अंजारिया। तो ये तीनों जजेस बैठे, इन्होंने अपने ऑर्डर को रिजर्व किया। ऑर्डर को जब हमें बहुत अच्छे से एनालाइज करना होता है, ऑर्डर को अच्छे से डिबेट्स देखनी होती है, उसकी जजमेंट पे बहुत टाइम लगता है, देखना पड़ता है, तो कुछ टाइम के लिए सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर को रिजर्व कर लेती है। इस ऑर्डर को रिजर्व करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर को मॉडिफाई किया। इस ऑर्डर को मॉडिफाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पहला, डॉग्स को फीडिंग के लिए हम एक प्रॉपर फीडिंग साइट्स बनाएंगे। दूसरा, डॉग्स को स्टेरलाइज करेंगे, वैक्सीनेट करेंगे और वापस से उनको उसी जगह पर छोड़ देंगे। तो पहले जो इन्होंने बोला था कि शेल्टर होम्स में डाल देंगे, उसको चेंज कर दिया है, डॉग्स को स्टेरलाइज करेंगे, वैक्सीनेट करेंगे और वापस से उसी जगह पर छोड़ देंगे। बट इसमें एक सबसे वियर्ड बात जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी, वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जितने भी डॉग लवर्स हैं, या जितने भी एनजीओ हैं जो इंटरवीन कर रहे थे, अगर उनको इस जजमेंट का पार्ट रहना है, अगर उनको इसका हिस्सा बने रहना है, तो जितने भी डॉग लवर्स हैं उनको सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में 25,000 डिपॉजिट करने पड़ेंगे और जितने भी एनजीओज हैं उनको कोर्ट रजिस्ट्री में 2 लाख रुपीस डिपॉजिट करने पड़ेंगे। ये वियर्ड क्यों है अपने आप में? क्योंकि जब भी हम बात करते हैं किसी भी पर्सन को या किसी भी चीज़ को रिफॉर्म करने की, तो उसका काम है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट फंड्स प्रोवाइड करती है। यहाँ पे जो लोग बेटर ऑर्डर की बात कर रहे थे कि आप एक बेटर ऑर्डर लेके आओ, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं पे एक तरीके से चालान लगा दिया है। सो दिस वाज वियर्ड अबाउट दिस ऑर्डर। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट है ऑनलाइन गेमिंग मार्केट। तो इंडिया का गेमिंग मार्केट ऑलमोस्ट $4 बिलियन प्लस का है। तो अगर आप ये ग्राफ देखेंगे तो बढ़ते से ये दिख रहा है कि इंडिया का गेमिंग मार्केट ओवर द ईयर्स बढ़ता गया है। तो गेमिंग मार्केट में जितने भी ऑनलाइन मनी गेम्स हैं, रिसेंटली पार्लियामेंट ने इन गेम्स को बैन कर दिया है। तो पार्लियामेंट ने बहुत सारे ऑनलाइन मनी गेम्स को बैन कर दिया। अब सोचो, जब इतना बड़ा मार्केट है तो पार्लियामेंट ने इन गेम्स को बैन क्यों किया? पार्लियामेंट का रीजन है इन गेम्स को बैन करना, क्योंकि इन गेम्स में एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया एग्जिस्ट करता है। हमें पता ही नहीं है कि कौन से गेम्स गेम ऑफ स्किल है और कौन से गेम्स गेम ऑफ लक है। तो अब पार्लियामेंट ने बेसिकली पहले क्लैरिफाई किया। पार्लियामेंट ने सारे गेम्स को 2 तरीके से डिवाइड किया। एक होते हैं स्किल बेस्ड गेम होते हैं आपके ई स्पोर्ट्स गेम, एजुकेशनल गेम या सोशल गेम्स। तो ये जो 3 गेम्स है ऑनलाइन गेमिंग में, ई स्पोर्ट्स, एजुकेशनल और सोशल गेम्स, ये सारे गेम्स अलाउड है। बट इसके अलावा जो लक बेस्ड गेम होते हैं, बेसिकली जो बेटिंग गेम्स होते हैं, जहाँ पे आप बेट लगा रहे होते हो, वेजर कर रहे होते हो, इन सारे गेम्स को पार्लियामेंट ने बैन कर दिया है। अब रिपोर्ट के बारे में बात करें तो इंडिया में 45+ करोड़ फैमिलीज थी जो इन गेम्स की वजह से अफेक्टेड थी। 20,000 करोड़ रुपीस लोगों को आज तक इन गेम से नुकसान हुआ था। और सबसे बढ़ती प्रॉब्लम क्या थी? फाइनेंशियल लॉसेस बढ़ रहे थे,
फाइनेंशियल फ्रॉड बढ़ रहे थे, सुसाइड्स बढ़ रही थी। तो इन सारी चीज़ों को बढ़ते देखते हुए पार्लियामेंट ने ऑनलाइन गेम्स को बैन कर दिया। जितने ऑनलाइन मनी गेम्स हैं, जो बेटिंग गेम्स हैं, लक बेस्ड गेम्स हैं, उनको बैन कर दिया। कौन से गेम्स चल रहे हैं? ई स्पोर्ट्स के, एजुकेशनल एज वेल एज कोई भी सोशल गेम्स। ऑलराइट, सो दिस वाज अ मेजर न्यूज़ फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अब इस बिल की बात कर लेते हैं। तो द बिल इज प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। पार्लियामेंट ने पास किया और इस बिल में एक मेजर पनिशमेंट भी दी है। पार्लियामेंट ने बोला वो इंसान जो इन गेम्स को खेलेगा, वो इंसान जो इन गेम्स को एडवर्टाइज करेगा, सॉलिसिट करेगा, या वो इंसान जो इन गेम से पैसे कमाएगा, उस इंसान को 3 इयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट और 1 करोड़ तक का फाइन भी देना पड़ सकता है। और इन गेम्स को प्रॉपरली इनको मैनेज करने के लिए, लोगों को पनिश करने के लिए एक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी भी बनाई जाएगी। यही ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑनलाइन मनी गेम्स को लाइसेंसिंग देगी और ये डिसाइड करेगी कि कौन सा गेम वैलिड है और कौन सा गेम एक बेटिंग गेम है। Alright, so these were your major news for the month of अगस्त। तो अगस्त के मंथ में जो भी मेजर लीगल अपडेट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी कुछ अपडेट्स हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।